हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेड एजुकेशन में। आज है 1 अगस्त। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 1 अगस्त 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज दोस्तों आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए। वहीं पर आपको ई बुक, वीडियो कोर्सेज, मॉक टेस्ट, क्विजेज, बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स, वीडियोस वगैरह, पीडीएफ फाइल सब कुछ मिल जाएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का मेरा आपसे पहला क्वेश्चन था, तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया? तो वो है 22 जुलाई 1947। भारत छोड़ो आंदोलन कब से शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942। सुभाष चंद्र बोस जी पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? 1938 में बने थे। 1939 में भी बने, लेकिन इस्तीफा दे दिया था इन्होंने। किस स्वतंत्रता सेनानी की लाठीचार्ज के दौरान मृत्यु हो गई? लाला लाजपत राय जी की 1928 में। अच्छा, इन सभी क्वेश्चंस के बारे में दोस्तों रविशंकर और राहुल कुमार, इन दोनों ने बहुत ही अच्छे शानदार एक्सप्लेनेशन के साथ एक्सप्लेन किया है। आप लोग भी ऐसे ही डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया करो। चलिए अब बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, विश्व रेंजर्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दिवस मनाया जाता है दोस्तों प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई को। विश्व रेंजर्स दिवस या वर्ल्ड रेंजर्स डे। जो रेंजर्स होते हैं दोस्तों, उनकी याद में, उनके योगदान के लिए मनाया जाता है। रेंजर्स क्या होते हैं? जो नेशनल पार्क हुआ, टाइगर रिजर्व हुए, इन सब जगहों पर दोस्तों जो सिक्योरिटी का काम करते हैं उन्हें कहा जाता है रेंजर्स। ठीक है। ड्यूटी के दौरान जो कई बार कई घायल हो जाते हैं, कई बार कुछ मारे भी जाते हैं। ठीक है, कुछ पर अटैक हो जाता है जानवरों का। तो ऐसी स्थिति के दौरान ऐसे ऐसे रेंजर्स की याद में ये शुरू किया गया है। साथ ही साथ जो रेंजर्स अभी हैं, जो वर्क करते हैं, उनके काम को सम्मानित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। कब से मनाया जाना शुरू हुआ? ये दिवस मनाया जाना शुरू हुआ 2007 से। लेकिन ये 31 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 31 जुलाई को 1992 में इंटरनेशनल रेंजर्स फेडरेशन की स्थापना हुई थी। चलिए अब ये है जुलाई मंथ का आखिरी दिवस। जुलाई मंथ का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं आज, क्योंकि अब तो जुलाई मंथ एंड हो गया है। तो जुलाई मंथ का सभी जो अभी तक आया है इंपॉर्टेंट दिवस और थीम, उनको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। चलिए मेरे साथ साथ बोलिए। सबसे पहले 1 जुलाई को कितने दिवस मनाए गए? 4 दिवस मनाए गए। कौन कौन सा? एक तो 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाते हैं हम लोग। 1 जुलाई को ही एसबीआई का स्थापना दिवस होता है। 1 जुलाई को ही डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। और 1 जुलाई को ही नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे मनाया जाता है। ये 4 इंपॉर्टेंट डे 1 जुलाई को याद रखना है। इसके बाद आता है दोस्तों 3 जुलाई। 3 जुलाई इस बार कोऑपरेशन डे मनाया गया, सहकारिता दिवस मनाया गया। ठीक है, इस बार मनाया गया क्योंकि पहला सैटरडे था। पहले सैटरडे को मनाया जाता है जुलाई मंथ के। फिर 4 जुलाई आता है, अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 4 जुलाई को। फिर दोस्तों 11 जुलाई आता है विश्व जनसंख्या दिवस। मोस्ट इंपॉर्टेंट डे 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसके बाद होता है 15 जुलाई। 15 जुलाई को दोस्तों विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया, यूथ स्किल डे मनाया गया। ठीक है। फिर इसके बाद 18 जुलाई आता है। अच्छा, बीच में 12 जुलाई भी आया था। 12 जुलाई को क्या मनाया जाता है? मलाला दिवस। ठीक है, मलाला दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस, मलाला यूसुफजई की याद में। तो इधर 18 जुलाई आता है। 18 जुलाई को मंडेला दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मंडेला दिवस, नेल्सन मंडेला की याद में। फिर इसके बाद 20 जुलाई आता है। 20 जुलाई को याद रखिएगा, 2 इंपॉर्टेंट डे। एक तो इसे स्पेस एक्सप्लोरेशन डे या अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस या अंतरिक्ष अन्वेषण दिवस, ये तीनों ही कहते हैं। और एक और दिवस मनाया जाता है जो 20 जुलाई को, वो होता है इंटरनेशनल चेस डे। क्या? अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस या इंटरनेशनल चेस डे। फिर इसके बाद 22 जुलाई आता है। 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस, वर्ल्ड ब्रेन डे मनाया गया। और इसके बाद आता है 23 जुलाई। 23 जुलाई को हम लोगों ने क्या मनाया? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। फिर 23 जुलाई के बाद अगला इंपॉर्टेंट दिवस 24 जुलाई आता है। 22, 23, 24 तीनों याद रखिएगा। 24 जुलाई को इनकम टैक्स डे मनाया गया। ठीक है, सीबीडीटी के द्वारा मनाया जाता है, भारत में ही मनाया जाता है। और 26 जुलाई मोस्ट इंपॉर्टेंट डे, कारगिल विजय दिवस। 26 जुलाई को कारगिल विजय की याद में मनाया जाना ये शुरू हुआ था। इसके बाद 27 जुलाई आता है। 27 जुलाई को सीआरपीएफ ने अपना 83वां स्थापना दिवस मनाया। फिर आता है 28 जुलाई। 28 जुलाई को 2 इंपॉर्टेंट डे मनाए गए। एक तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया गया और दूसरा एक और मनाया गया वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे या विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। फिर इसके बाद 29 जुलाई मोस्ट इंपॉर्टेंट डे, इंटरनेशनल टाइगर्स डे, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। इसके बाद अब आ जाता है 31 जुलाई, वर्ल्ड रेंजर्स डे।
क्लियर, जुलाई मंथ का क्लियर हो गया। अब इसकी पीडीएफ और वीडियो भी मैं दे दूंगा, जिन लोग को रिटन फॉर्मेट में चाहिए वो मिल जाएगा उनको हर महीने की तरह। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच कॉर्पेट अभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? तो इस बार दोस्तों 36वां संस्करण था। कॉर्पेट यानी कोऑर्डिनेशन पेट्रोलिंग होता है एक्सरसाइज। ये बेसिकली बहुत सारे देशों के बीच में होता है, ऐसा नहीं है कि भारत और इंडोनेशिया के बीच में ही हो रहा है। ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में अभी 36वां हुआ है। भारत और वियतनाम भी हो सकता है, भारत और कंबोडिया भी हो सकता है, बहुत सारे देशों के बीच में होता है। ठीक है, भारत श्रीलंका के बीच में भी होगा, भारत अमेरिका के बीच में भी होगा। एक प्रकार से ये कोऑर्डिनेशन पेट्रोलिंग टाइप का ये अभ्यास होता है। पेट्रोलिंग अभ्यास का क्या मतलब हुआ पेट्रोलिंग एक्सरसाइज का, कि इसमें दोनों देशों के बीच में जो नेवल शिप होती हैं वो पेट्रोलिंग करती हैं। इससे क्या होता है, इससे दोस्तों जो समुद्री माध्यम से जो तस्करी होती है, जो स्मगलिंग होती है, जो अवैध हो सकता है, हथियारों की स्मगलिंग हो या फिर ड्रग्स वगैरह की स्मगलिंग हो या फिर मछलियों की हो, या अवैध तरीके से मछुआरे वहाँ पर अपना मछली का निकाल रहे हों, तो इन सब को रोकने के लिए ये किया जाता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन पेट्रोलिंग बहुत सारे देशों के बीच में होता है। डिपेंड ये करता है किस देश के बीच में कौन सा अभी हो रहा है। जैसे यहाँ पर भारत और इंडोनेशिया के बीच में कौन सा हो रहा है, 36वां हो रहा है। और ये दोस्तों 36वां हो रहा है, ध्यान रखिएगा। भारत और इंडोनेशिया साल भर में 2 बार करते हैं। ठीक है, साल भर में 2 बार करते हैं, तो यानी कि 18 साल हो गए होंगे। 18 साल घटा दीजिए, 2002 में यह स्थापित हुआ था, यानी शुरू हुआ 2002 से, और प्रत्येक वर्ष 2-2 बार आयोजित होकर के इस बार 36वां इसका संस्करण है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। भारत की तरफ से INS सरयू यानी इंडियन नेवल शिप सरयू, और इंडोनेशिया की तरफ से KRI बंग टोमो ने इसमें हिस्सा लिया था। इंडोनेशिया आया है। चलिए देखते हैं वर्ल्ड मैप में इंडोनेशिया है कहाँ पर। तो वर्ल्ड मैप में देखिए दोस्तों, ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप आएंगे साउथ में आएंगे तभी आपको मिलेगा इंडोनेशिया। देखिए इंडोनेशिया जो ये कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री है। देखिए छोटे मोटे द्वीप के साथ ये इंडोनेशिया इधर से शुरू होता है, ये सब कुछ लेते हुए इधर पापुआ न्यू गिनी तक, ये पूरी की पूरी जो कंट्री है ये सभी इंडोनेशिया का ही पार्ट है। जितने भी ये इधर छोटे मोटे द्वीप आप देख रहे हैं ये सभी इंडोनेशिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और इंडोनेशिया की कैपिटल कहाँ पर है, यहाँ पर है, जकार्ता, यहाँ पर है। अच्छा दोस्तों, जकार्ता डूब रहा है, देखिए समुद्र के किनारे है ना, तो ये डूब रहा है दिन प्रतिदिन। तो इस वजह से इंडोनेशिया ने ये फैसला लिया है कि वो जकार्ता से अपनी राजधानी बदल करके कहाँ कर देगा, पूर्वी कलिमंतन द्वीप पर। कहाँ पर, पूर्वी कलिमंतन द्वीप, ये होगा इसकी नई राजधानी। अच्छा, जकार्ता और पालेमबर्ग और जकार्ता में हुआ था एशियाई खेल 2018, एशियन गेम्स हुआ था 2018 का, पूछा जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। जकार्ता यहाँ की राजधानी हो गई। प्रेसिडेंट कौन है, जोको विडोडो यहाँ के प्रेसिडेंट है। मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के कितने बाघ अभ्यारण्यों को CATS मान्यता मिली? तो अभी हाल ही में भारत के दोस्तों 14 टाइगर रिजर्व को CATS मान्यता मिली है। ये CATS मान्यता किसके द्वारा दिया गया है, ये राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा दिया गया है। इसे ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स की लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। CATS का यही मतलब होता है। तो 14 बाघ अभ्यारण्य यानी 14 टाइगर रिजर्व को इसमें शामिल किया गया है। किस अवसर पर, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी इंटरनेशनल टाइगर्स डे के अवसर पर, जो कि अभी मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया। अब आपको वो पता होना चाहिए जो 14 ये बाघ अभ्यारण्य है कौन कौन से हैं। तो देखिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको ये भी पता लग जाएगा किस राज्य में कौन सा है टाइगर रिजर्व। जैसे तमिलनाडु में मुदुमलाई और अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, कर्नाटक में बांदीपुर टाइगर रिजर्व, केरल में पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन का टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व, बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, और मध्य प्रदेश में देखिए सबसे ज़्यादा सतपुड़ा, कान्हा, पेंच और पन्ना, ये 4 टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश से हैं जो CATS मान्यता पाए हैं। असम से मानस, काजीरंगा और ओरंग, तो ये 3 हैं असम से। ठीक है, तो ये 14 टाइगर रिजर्व की लिस्ट है जिनको CATS की मान्यता मिली हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने नेत्रहीनों के लिए दिव्य नयन नामक रीडिंग डिवाइस विकसित की है? तो CSIR ने अभी हाल ही में दोस्तों दिव्य नयन नाम की एक रीडिंग डिवाइस डेवलप की है नेत्रहीनों के लिए, जिनको देखने में प्रॉब्लम आती है, नेत्रहीन है, तो ऐसे लोगों के लिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह रीड करने के लिए ये डिवाइस डेवलप की गई है CSIR के द्वारा। CSIR मतलब होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च।
तो इससे क्या होगा, ये जो दिव्य नयन डिवाइस है दोस्तों, ये बेसिकली जो भी कोई प्रिंटेड या फिर डिजिटल डॉक्यूमेंट होगा, इसको स्पीच आउटपुट में कन्वर्ट कर देगा। तो जो नेत्रहीन होंगे वो सुन करके समझ पाएंगे कि क्या लिखा हुआ है। इसमें इमेज टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर्स का यूज किया जाएगा, जो OCR के माध्यम से होगा। OCR, OMR, इन सब पर मैंने आपको वीडियो भी दी हुई है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ऑप्टिकल मार्कअप रीडर, ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं, जान सकते हैं डिटेल जानकारी। CSIR के बारे में बात करें तो 1942 में स्थापित हुआ था, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर्ड है और इसके महानिदेशक हैं शेखर सी मंडे जी। अगला देखते हैं, भारत का अगला डिफेंस एक्सपो 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित होगा गांधीनगर, गुजरात में। पिछला वाला जो आयोजित हुआ था वो 2020 में आयोजित हुआ था। कहाँ पर आयोजित हुआ था? लखनऊ में आयोजित हुआ था, ठीक है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। और इस बार जो होगा 2021 में हो नहीं पाया ड्यू टू कोविड-19, लेकिन 2022 में होने जा रहा है। कहाँ पर होगा? गांधीनगर, गुजरात में। गुजरात में ये पहला डिफेंस एक्सपो होगा और टोटल अगर भारत का अगर संस्करण बात किया जाए तो ये 12वां संस्करण होगा। 11 से 13 मार्च तक के बीच में ये आयोजित होगा डिफेंस एक्सपो। डिफेंस एक्सपो होता क्या है? देखिए दोस्तों, जो भी देश में डिफेंस एक्सपो जिसका होता है, जैसे अभी रसिया में मास्क का चल रहा था, ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। जो भी होना होता है वो बेसिकली ये बताते हैं, ये दिखाते हैं, एक प्रकार से एग्जीबिशन होता है कि हमारे पास कौन कौन से हथियार हैं। आप लोग अगर लेना चाहो, जैसे पड़ोसी देश हुए या फिर कोई भी देश आते हैं वहाँ पर एग्जीबिशन में, अगर आप लोग लेना चाहो तो ये हथियार ले सकते हो, ये हथियार की हमारी ये खूबी है, ठीक है। तो लोग आते हैं उस हथियारों के बारे में जानने, अगर इंटरेस्टेड होंगे तो वो खरीद सकेंगे। जैसे भारत हुआ तो भारत तो एक्सपोर्ट करना अब शुरू कर चुका है। फिलहाल पहले इतना नहीं एक्सपोर्ट करता था बाकी कंट्रीज़ की अपेक्षा, जैसे US हुआ, UK हुआ या फिर रसिया वगैरह हुआ। लेकिन इंडिया जो है अभी इस सेक्टर में अब तेज़ी से बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट के सेक्टर में भी, तो अब एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया भी। तो इस वजह से इसको सबको प्रमोट करने के लिए 12वां ये संस्करण है डिफेंस एक्सपो का। और इसमें भी और सभी आसपास के देश तो आएंगे ही छोटे मोटे। अब हम लोग रसिया और अमेरिका को तो बेच नहीं सकते, हाँ, लेकिन फिलीपींस वगैरह को ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें बेच सकते ही हैं, ठीक है। ब्रह्मोस के लिए डील हुई भी है फिलीपींस के बीच में। तो इसकी इस बार थीम रखी गई है इंडिया इज ए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, यानी आप लोग भी जानो इंडिया जो है ये डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है तेजी से। अगला देखते हैं, हाल ही में किस प्रसिद्ध गायिका को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों आशा भोसले जी को, जो कि बहुत ही फेमस प्लेबैक सिंगर हैं, इनको महाराष्ट्र सरकार के द्वारा महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। आशा भोसले जी दोस्तों ये लता मंगेशकर की बहन है। लता मंगेशकर जी भी दोस्तों ये बहुत ही फेमस प्लेबैक सिंगर हैं। आशा भोसले जी भी एक प्लेबैक सिंगर हैं। इनके नाम एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। 1000 से ज़्यादा फिल्मों के लिए ये प्लेबैक सिंगिंग कर चुकी हैं। ये बहुत ही फेमस प्लेबैक सिंगर है जिसे हम लोग पार्श्व गायन भी कहते हैं हिंदी में, ओके। इनको दोस्तों सन 2000 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिल चुका है, जो कि भारतीय सिनेमा के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। 2008 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी पद्म विभूषण से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा अभी हाल ही में महाराष्ट्र भूषण सिलेक्शन कमेटी के द्वारा चूज करके इनको दिया गया है ये पुरस्कार, ठीक है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस ग्राफिक कलाकार ने बिल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड जीता? तो अभी हाल ही में आनंद राधाकृष्णन ने जीता है विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड। इसे दोस्तों कॉमिक के क्षेत्र में ऑस्कर अवार्ड के नाम से जाना जाता है। ये कह सकते हैं हम लोग कॉमिक्स का ऑस्कर कहते हैं इसे। देखिए, कॉमिक्स का ऑस्कर इसे कहते हैं, सिंगिंग का ऑस्कर ग्रैमी अवार्ड को कहते हैं, और ऑस्कर खुद जो होता है एकेडमी अवार्ड को कहते हैं, जो कि होता है फिल्म के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार, ठीक है। तो यानी किसी भी सेक्टर में जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है उसको हम लोग ऑस्कर से संज्ञा दे देते हैं, क्योंकि ऑस्कर फेमस अवार्ड है और दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म के क्षेत्र का अवार्ड है, ठीक है। तो ऐसे ही ये कॉमिक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है और इसे कॉमिक इंडस्ट्री का ऑस्कर कहते हैं, विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड। तो आनंद राधाकृष्णन ने जीता है, जो कि ग्राफिक डिज़ाइनर हैं ये। इन्होंने दोस्तों ये पुरस्कार एक और व्यक्ति के साथ शेयर किया है, यानी एक और व्यक्ति को इन्हीं के साथ में मिला है। किसके साथ? जॉन पियर्सन के साथ। किसके? जॉन पियर्सन के साथ, जो कि यूके के हैं। राधाकृष्णन के साथ शेयर किया है ये। इनको क्यों मिला है ये अवार्ड? इन्होंने दोस्तों एक राम वी नाम के लेखक हैं, उन्होंने एक नॉवेल लिखी थी, एक ग्राफिक नॉवेल है ब्लू इन ग्रीन। तो उसमें इन्होंने जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम किया हुआ है, इस वजह से इनको ये अवार्ड मिला हुआ है। क्लियर है। विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड के बारे में थोड़ा सा और जानिए दोस्तों। एक किर्बी अवार्ड हुआ करता था।
किर्बी अवार्ड दिया जाता था पहले कॉमिक्स के क्षेत्र में, तो 1987 में उसे बंद कर दिया गया। फिर क्या हुआ, फिर अमेरिकी कॉमिक्स एडिटर थे एक डेव ओल्ब्रिज, तो उनके द्वारा 1988 में ये आइजनर अवार्ड शुरू कर दिया गया। आइजनर अवार्ड किसकी याद में, एक बहुत ही फेमस राइटर और ये कलाकार थे विल आइजनर, उनकी याद में ये शुरू कर दिया गया, उनके नाम पर, उनके सम्मान में। ठीक है, तो ये विल आइजनर जो है ये एक प्रकार से कहें किर्बी अवार्ड का ही एक दूसरा रूप है। 1988 में ये शुरू किया गया जब उसे बंद कर दिया गया था तब। अगला देखते हैं, हाल ही में किसे भारत बिल पे का नया सीईओ बनाया गया, तो नुपुर चतुर्वेदी जी को बनाया गया है भारत बिल पे का नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। नुपुर चतुर्वेदी, ये इससे पहले पेयू और एयरटेल पेमेंट बैंक, इनकी ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रह चुकी थी। ये एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ साथ सैमसंग, आईएनजी, वेस्ट बैंक, सिटी बैंक, इन सब में ये काम कर चुकी हैं। भारत बिल पे की स्थापना 2013 में हुई थी और इसने अपना नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चुन लिया है नुपुर चतुर्वेदी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑटोडेस्क फाउंडेशन रिपोर्ट के अनुसार ऑटोमेशन के प्रभाव से तैयारी के मामले में भारत किस स्थान पर है, तो भारत है दोस्तों 5वें स्थान पर। ऑटोमेशन के इफेक्ट से तैयारी के मामले में भारत है 5वें स्थान पर। यह रिपोर्ट जारी किया है किसने, ऑटोडेस्क फाउंडेशन ने। मैंने आपको कई बार बताया है कि आजकल एग्जाम में ये नहीं पूछा जा रहा है, या कहीं कि ये कम पूछा जा रहा है कि कौन सी रैंक किस देश की कितनी रैंक है, ये ज़्यादा पूछा जा रहा है कि ये रिपोर्ट किसने जारी किया है। तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है या किसके द्वारा जारी की गई है। तो याद रखना है ऑटोडेस्क फाउंडेशन के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट का नाम है द फ्यूचर ऑफ वर्क इज नाउ, इज एपीएसी रेडी। तो ये है रिपोर्ट का नाम। इसमें दोस्तों ये देखा गया है कि जब ऑटोमेशन आ रहा है, लोग ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे इफेक्ट को देखते हुए कौन सा देश अपने आप को कितना ज़्यादा प्रिपेयर करके रख रहा है, कितनी जल्दी वो अपने आप को इसमें चेंज कर सकता है जिससे उस पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं ऑटोमेशन के आने की वजह से बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। एक तो रोज़गार व्यवस्था, रोज़गार की प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, बहुत सारे रोज़गार लोग जो होंगे बेरोज़गार में हो जाएंगे, एम्प्लॉयज़, क्योंकि रोबोटिक्स का जब आएगा इफेक्ट पड़ेगा तो इन सब चीज़ों के लिए देखा जा रहा है कि कौन से देश कितना तैयार हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एशिया पैसिफिक रीजन में देखा गया, एशिया पैसिफिक यानी एशिया प्रशांत रीजन में, तो इसमें देखा गया कि जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया वगैरह जो देश हैं ये तो सबसे ज़्यादा तैयार हैं। भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे देश हैं ये बिल्कुल तैयार नहीं है। कारण क्या है, देखिए भारत में सबसे बड़ा रीज़न ये है कि भारत की एक बहुत बड़ी आबादी जो है दोस्तों, या कहें भारत का पूरा इकोनॉमी जो है ये निर्माण पर, खनन पर और परिवहन पर ज़्यादा बेस्ड है। ठीक है, तो खनन वगैरह पर, निर्माण पर और परिवहन पर ज़्यादा इसका बहुत ज़्यादा शेयर होता है, इसके जो भी उद्योग होते हैं इंडिया के, तो इसमें मनुष्यों की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, बहुत ज़्यादा रोज़गार है। अगर यहाँ पर मशीनें लगा दी गई हैं, लगा दी जाएंगी, तो बहुत सारे लोग जो है लाखों की संख्या में हो जाएंगे बेरोज़गार। तो यानी कि कहा जा रहा है कि भारत जो है वो उतना भाई तैयार नहीं है। एशिया पैसिफिक रीजन में अगर बात किया जाए तो 5वां सबसे कमज़ोर निर्माण क्षेत्र है। ओवरऑल बात किया जाए तो 12वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसरो अगस्त 2021 में किस जियो इमेजिंग सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। तो इसरो ने घोषणा की है दोस्तों कि वो अगस्त 2021 में EOS-3 नाम की एक जियो इमेजिंग सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला है। कितने अगस्त को लॉन्च करेगा, 12 अगस्त को ये लॉन्च करेगा। जियो इमेजिंग सैटेलाइट EOS-3 होगा। ये दोस्तों एक जियो इमेजिंग सैटेलाइट है, यानी कि ये धरती जो होगी, खास करके भारत की जो धरती होगी, इस पर ये इमेजिंग यानी इमेजेस वगैरह इसके ये कैप्चर करके भेजेगी रिपोर्ट। इसे GSAT-1 के रूप में भी जाना जाता है। GSAT यानी कि जियो इमेजिंग सैटेलाइट। ठीक है, तो ये वही है, इमेज के रूप में दिन भर में 4 से 5 इमेज ये खींच करके, फ़ोटो खींच करके भेजा करेगी। इमेजेस भेजने से फ़ायदा क्या होगा, इससे दोस्तों हम लोग को ये पता लग पाएगा कि कहीं बाढ़ तो नहीं आ रही है, कहीं कोई चक्रवात तो नहीं आ रहा है, कोई प्राकृतिक आपदा तो नहीं आ रही है। ठीक है, जैसे बंगाल की खाड़ी से कोई नहीं उठ रहा है, कोई अरब सागर से नहीं उठ रहा है, हिंद महासागर से नहीं उठ रहा है। तो ये सब चीज़ें ऊपर से ही सैटेलाइट के माध्यम से ही तो देखी जाती हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ये बताएगा। ठीक है, कहाँ से लॉन्च किया जाएगा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है, वहाँ से भेजा जाएगा। रॉकेट का क्या नाम होगा, GSLV-F10। GSLV और PSLV ये भारत के 2 रॉकेट हैं, या कहें इसरो के 2 रॉकेट हैं। PSLV का मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और GSLV का मतलब होता है जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। इसरो के बारे में बात करें
तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, 15 अगस्त 1969 को स्थापित हुआ, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर्ड है और के सिवान जी इसके अध्यक्ष हैं। ये तो बस दोस्तों, ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको कहा है करंट अफेयर की टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है, करंट अफेयर की टेंशन आपकी हमारी है। करंट अफेयर छोड़ करके बाकी सब्जेक्ट आप तैयार करना शुरू कर दीजिए। करंट अफेयर के लिए आप ये चैनल केवल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा यूपी पीईटी का मॉक टेस्ट आया हुआ है, जो लोग इंटरेस्टेड हैं इसको ले सकते हैं। बहुत कम समय बचा है, डेली एक मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व किया करो। डेली पढ़ाई के साथ साथ एक मॉक टेस्ट जरूर सॉल्व किया करो, जिससे आपको पता लगेगा कि आपकी तैयारी किस प्रकार से चल रही है, किस दिशा में चल रही है। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का क्या नाम था? बहुत ईजी है, आप लोग बता ही दोगे। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? प्रथम संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? देखिए, आप नोटिस कर रहे होंगे दोस्तों, हम लोग प्राचीन काल से इतिहास से चलते आए और अब पहुंच गए 1950 के आसपास में। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारा चीज पोर्शन होता है क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर के रिवीजन की। ठीक है, अब से जो क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा जाएगा वो करंट अफेयर से होगा। ठीक है, सारे सब्जेक्ट हम लोगों ने तैयार कर लिए हैं। शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।